जय श्री राधे फ्रेंड्स। आरुष प्यार से उसके चिन के नीचे उंगली रखता है और चेहरे को ऊपर करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इस वक्त वो दोनों रेस्टोरेंट के पीछे एक कोने में खड़े थे जहां पर कोई आता जाता नहीं था। बस वो दोनों और उनके बीच की तन्हाई। जीनत उसकी आंखों में देखती है। उसके सीने में एक अजीब सा दर्द, बेचैनी उसे महसूस हो रहा था। आरुष ये देख सकता था। उसने जीनत से कहा, मुझे पता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो जाए। शायद अपना दिल काट कर रख दूं, शायद तब तुम मान जाओ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ जीनत। और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है जिन्हें तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तुम्हारी कुछ मजबूरियां हैं और मैं उन्हें समझता हूँ। ट्रस्ट मी जीनत, मैं भले ही बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूँ, पर जो लोग मेरे दिल में रहते हैं उनके लिए मेरी जान भी कुर्बान है। तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है और अब तुम्हारा वहां से निकल पाना नामुमकिन है। जीनत आरुष की आंखों में देखते हुए बोली, ऐसे प्यार का क्या फायदा जो तुम्हें लॉयल नहीं रख सकता आरुष। तुम्हारे पास्ट को तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार में भरोसा नहीं करती या कभी प्यार नहीं करना चाहती। ऐसा भी नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कुछ था नहीं। लेकिन मैं सिंपल लड़की हूँ, मुझे एक सिंपल जिंदगी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो जिंदगी भर सिर्फ मेरा बनकर रहे। मैं हर वक्त इस डर के साए में नहीं जी सकती कि कब मैं उसे किसी और के साथ देख लूं। ना मैं ऐसा कुछ करती हूँ, ना ही मुझे ऐसी चीजें पसंद है। आयुष ने ना में सर हिलाया और कहा, नो बेबी लिसन, आई प्रॉमिस आई विल नेवर नेवर बिट्रे यू, आई स्वेयर ऑन माई लाइफ। आरुष की बात सुनकर जीनत के होठों पर कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, रियली? लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था उसके तुरंत बाद तुम अपनी सो कोल्ड हैबिट में वापस चले गए थे और तुम कह रहे हो कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम्हारा? आरुष, तुमने भरोसे वाला काम ही नहीं किया है। हर रोज मैं तुम्हें खुद अपनी आंखों से दूसरी लड़कियों के साथ देखा है। ना जाने कब से ये गंदी हैबिट पाल रखी है तुमने, और तुम कह रहे हो कि रातों रात इसे बदल लोगे, और वो भी मेरे लिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी उन सो कॉल्ड वन नाइट स्टैंड वाली लड़कियों में शामिल नहीं हो जाऊंगी? क्या पता तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे हासिल करना चाहते हो। एक बार तुम्हें सब मिल गया उसके बाद मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाऊंगी। नहीं। डेस्परेशन में ये शब्द बोलकर आरुष ने तुरंत जीनत के मुंह पर अपना हाथ रख लिया। जीनत खामोशी से खड़ी उसे देखती रही। आरुष के चेहरे पर हर्टफुल एक्सप्रेशन थे। उसने कहा, ये कैसी बातें कर रही तुम जीनत? देखो, मैं मानता हूँ कि मैं उन लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था। इतना सुनते ही जीनत के चेहरे के भाव कड़वे हो जाते हैं और वो अपना मुंह फेर लेती है। मगर आरुष एक्सप्लेन करना जारी रखता है, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को आई लव यू नहीं बोला, किसी भी लड़की से प्यार करने का वादा नहीं किया, किसी को कोई होप नहीं दी। मैंने उन्हें क्लियरली सिर्फ एक ही बात बोली कि मेरा उनको लेकर क्या इंटेंशन है, पर मैंने कभी किसी के साथ कोई जबरदस्ती या किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। वो लड़कियां मेरे पास आती थी क्योंकि वो आना चाहती थी, इसलिए मैंने कभी भी उन्हें मना नहीं किया। लेकिन वो सब कुछ सिर्फ तब तक था जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं थी जीनत। अब वो सब मेरा अतीत बन के रह गया है। मैंने वो सब कुछ उसी पल छोड़ दिया था जिस पल से मुझे तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ था। जीनत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए बोली, और मेरे रिजेक्ट करने के बाद तुम उन लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उसका क्या? हाँ, मेरे मना करते ही वो सब कुछ फिर से शुरू कर दिया तुमने। आरुष तुरंत 2 कदम पीछे करके बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, लेट मी एक्सप्लेन। जीनत तो तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाती है और उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वो उसे वार्निंग भरी नजरों से देखती है। वो उसके करीब नहीं आ सकता। आरुष अपना सलाइवा गटक लेता है। उसे भयंकर सर दर्द हो रहा था। अरे यार, उसने अपनी जिंदगी में इतनी एक्सप्लेनेशन कभी किसी को नहीं दी। रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाना और अपने प्यार का यकीन दिलाना कितना ज्यादा मुश्किल है। आरुष के लिए ये एकदम नया एक्सपीरियंस था और सच पूछो तो बड़ा सरदर्द भरा था। फिर भी उसे करना होगा। जीनत आरुष से बोली, गेट आउट, और प्लीज दोबारा मेरे सामने मत आना। हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं आज इसी वक्त उसे खत्म करती हूँ। आज के बाद हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जीनत की बात सुनकर आरुष का दिल जोर से धड़क उठा और उसने तुरंत कहा, नहीं, ये क्या बोल रही तुम? जीनत ने कहा, मेरा डिसीजन फाइनल है। आरुष, जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। और अब अगर दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। प्लीज मेरे लिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ और प्लीज गेट आउट।
प्लीज़। आरुष अपना माथा रगड़ने लगता है। उसका सच में सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने ज़ीनत से कहा, जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनोगी मैं कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से। तुम्हें इसी बात की शिकायत है ना कि तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने वो सब किया। वो इसलिए किया था क्योंकि तभी उन लोगों को एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। दोनों बाहर की तरफ देखते हैं। ज़ीनत तो तुरंत जाने लगती है मगर वो पलटकर आरुष से कहती है, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी और तुमसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इफ़ यू रियली लव्स मी तो प्लीज़ दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। ज़ीनत पलटकर चली गई। आरुष आवाज़ लगाता है, ज़ीनत मेरी बात तो सुनकर जाओ यार। मैंने वो सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें मेरी सच्चाई का पता लग गया था। मैं बस तुम्हें इरिटेट करना चाहता था। तुमने जो झूठ बोला था उसके लिए बस थोड़ा-सा पनिश करना चाहता था। तुम्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाना चाहता। ज़ीनत सुनो यार, सुनो तो। मगर आरुष की बातें सिर्फ हवा में घुल रही थी और ज़ीनत के कानों में नहीं पड़ रही थी। वो में जा ऑलरेडी किचन में जा चुकी थी। आरुष हेल्पलेस होकर वहीं पर खड़ा रहा। तभी उसके पास कॉल आया। उसने देखा कि उसके डैड कबीर डोगरा उसे कॉल कर रहे थे। एक्सप्रेशन लेस होकर उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से कबीर की आवाज़ सुनाई दी, वेयर आर यू? आरुष कबीर से बोला, डैड, ये गर्लफ्रेंड्स इतनी अनोइंग क्यों होती हैं? क्या वो थोड़ी सी समझदार और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती या फिर उसमें थोड़ा-सा पेशेंस नहीं हो सकता कि वो सामने वाले की बात अच्छे से सुन ले? हमेशा इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती है? आरुष की बात सुनकर कबीर, जो कि आराम से कुर्सी पर बैठा था, उसकी आईब्रो हल्की सी ऊपर उठ जाती हैं। तुम्हारे और ज़ीनत के बीच में कुछ हुआ है क्या? आरुष ने अनोइंग आवाज़ में वहाँ पर बैठते हुए कहा। एक बार वो मुझे किसी चीज़ के लिए कसूरवार मान लेती है तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देती। आई मीन मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना अपने दिमाग में उसने मुझे बना रखा है। आई केयर फॉर हर, आई लव हर, पर वो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करती। और उसकी बात सुनकर कबीर कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा आराम से बैठ जाता है मगर उसकी आवाज़ में ज़ीनत के लिए इतना प्यार और फिक्र दिखाई दे रही थी। कबीर के होठों की पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो फाइनली उसका बेटा अब सही रास्ते पर है। उसका आइडिया बिल्कुल सही था। ये लड़की उसे आज नहीं तो कल सही ट्रैक पर ले आएगी। अब वो अपने अतीत से बाहर सच में एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ चल रहा है। उस लड़की की फिक्र कर रहा है। दैट्स अमेजिंग। कबीर ने अंगूठे से आईब्रो को हल्का सा खुजाते हुए कहा, ऑल वुमेन्स आर द सेम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम कम ड्रामा क्वीन है? वो तो तुम्हारे डैड में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, वरना तुम्हारी मॉम तो अच्छे भले इंसान को पागल खाने भेज दे। कबीर की बात सुनकर आरुष की आईब्रो से उठ जाती है और वो थोड़ा सीरियस आवाज में कहता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट डैड? मॉम आपसे कितना प्यार करती है। उनकी पीठ पीछे आप उनके बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? वो आप पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं, आपसे कितना प्यार करती हैं, आपकी सारी बातें मानती हैं। सुनकर कबीर हंसने लगा जैसे उसे अतीत का वक्त याद आ गया। आरुष खामोश हो गया और कंफ्यूज भी। कबीर ने कहा, आई विश कोई टाइम मशीन होती तो मैं तुम्हें पीछे वक्त में ले जाता और दिखाता कि तुम्हारी मॉम क्या थी। कभी एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब उसने मेरी नाक में दम नहीं किया था। वो मुझसे अब जितना प्यार करती है ना, वो मैंने खुद अपनी मेहनत से कमाया है। उसके दिल में बेशुमार नफरत थी मेरे लिए। उसे बेशुमार प्यार में बदलने में मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इफ़ यू एम हाई यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। आरुष ने कहा आरुष ने कहा, मॉम भी मतलब ज़ीनत की तरह स्टबर्न थी? ये सुनकर कबीर एक बार फिर से हंसने लगा। ये लड़का स्टबर्न बोल रहा है, ज़ीनत तो कुछ भी नहीं है। अयाना का तो कोई जवाब ही नहीं था। अंत में कबीर ने सिर्फ इतना कहा, शी वॉज नेक्स्ट लेवल। और उसको समझ नहीं आया। उसे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी अपने मॉम डैड के पास्ट के बारे में जानने की। उनके रिलेशन कैसे थे उसे थोड़ा बहुत पता था मगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अभी कबीर की बात सुनकर लगता है कि शायद उसे बहुत कुछ पता होना चाहिए था। कबीर ने आरुष से कहा, जब तक तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। मेहनत करते रहो, उसका फल भी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। आरुष कुछ सेकंड तक सोचता है और फिर गहरी सांस लेकर एक डिटर्मिनेशन के साथ मुस्कुराता है, आई विल। प्रिशा अधीर की गाड़ी में बैठी हुई थी और दोनों लंच के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। उसने धीरे से कहा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहीं रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत क्या है? हम कैंटीन में भी तो लंच कर सकते थे ना। अधीर ने कहा, नहीं, मैं वहाँ पर लंच नहीं करता। अगर अधीर वहाँ पर बैठकर लंच करेगा तो वहाँ के सारे एम्प्लॉय नहीं होंगे और प्रिशा को ये जानने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा कि वो वहीं का सीईओ है। वैसे तो उसने खुद ही उसे बता दिया था पर अब उसने नहीं माना तो वो
क्या करे। और अब उसे मज़ा आ रहा है इस गेम में। अगर प्रिशा को पता चल गया कि अधीर सीईओ है, तो वो उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करेगी, बॉस एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करेगी, जो कि अधीर नहीं चाहता था। जल्द ही वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वहाँ के एक प्राइवेट रूम में आते हैं। प्रिशा ये सब देखते हुए बोली, कभी कभी मुझे सच में लगता है कि तुम कोई बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो। अधीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा क्यों। दोनों वहां पर बैठ गए। प्रिशा ने कहा, तुम हमेशा ही मुझे ऐसे प्राइवेट रूम में लेकर आते हो। ये तो अच्छे खासे पैसे वाले लोगों का काम होता है ना, स्पेशली प्राइवेट रूम अरेंज करके खाना खाना, वरना हम बाहर सबके साथ मिलकर भी तो बैठ सकते थे। अधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मुझे अपने आसपास ज़्यादा लोग पसंद नहीं है खाना खाते टाइम, और वैसे भी डाइवोर्स को लेकर तुमसे कुछ बातें करनी थी जो सबके सामने नहीं की जा सकती थी, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। प्रिशा जब डाइवोर्स का नाम सुनती है तो थोड़ी सी अलर्ट हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो लंच करने लगते हैं। तभी एक गार्ड हाथ में फूलों का बुके लेकर आता है। वो अधीर को दे देता है। प्रिशा थोड़ी कंफ्यूजन में बोली, लंच के बाद तुम अपने किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो क्या? किसके लिए ये फूल मंगवाए हैं? बहुत ही खूबसूरत है। प्रिशा ने बड़े प्यार से उन फूलों को सलाया। गार्ड के जाने के बाद अधीर ने वो फूलों का बुका प्रिशा की तरफ करते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। प्रिशा की उंगलियां हवा में फ्रीज हो गई और स्माइल एकदम से शॉक्ड में बदल गई। व्हाट? वो हैरानी से अधीर की तरफ देखते अधीर ने कहा, रिलैक्स, तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया है ना, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है। ये सुनकर प्रिशा तुरंत एकदम ऑकवर्ड होकर नजरें चुरा लेती है। वो तो डर ही गई थी, नहीं मतलब पता नहीं, कुछ अजीब सा फील हुआ उसे। उसे लगा कहीं सच में ये उसे यहाँ पर प्रपोज ना कर दे, वरना एक लड़की को फूल देने का क्या मतलब हो सकता है। अधीर ने देखा कि उसके गाल हल्के से लाल हो गए। वो बहुत क्यूट लग रही थी। प्रिशा ने बालों को कानों के पीछे किया और फूल एक्सेप्ट करते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। अधीर बस हल्का सा सर हिला देता है। प्रिशा अधीर की तरफ देखकर बोली, हमारे कानून के अकॉर्डिंग डाइवोर्स के लिए हमें काफ़ी स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है और हस्बैंड वाइफ्स दोनों का प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट होता है। तुमने ऐसा क्या किया कि सिर्फ पेपर साइन किया और डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया? ये थोड़ा अजीब है। अधीर ने हाँ, नॉर्मली बिना हस्बैंड के कंसर्ट के तुम डाइवोर्स नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारा डाइवोर्स करने के लिए मुझे कितना स्ट्रिंग को पुल करना पड़ा सिर्फ मैं ही जानता हूँ। लेकिन अगर सक्षम को पता लग गया कि बिना उसकी जानकारी के डाइवोर्स प्रोसीजर करवाया गया है, तो वो इस डाइवोर्स को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। प्रिशा के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी। इसका मतलब ये डाइवोर्स रद्द हो सकता है? अधीर ने उसकी तरफ एक नज़र देखा और हाँ में अपना सर हिलाया। अगर सक्षम प्रूव कर दे कि उसे जानबूझकर मिसलीड किया गया है, तो वो ऐसा कर सकता है। अब प्रिशा को और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में टेबल पर रखे नैपकिन को मरोड़ने लगी। उसे इतना टेंशन में देखकर अधीर अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा स्थिर और भरोसे से भरी थी। फिक्र मत करो, मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। प्रिशा अधीर की तरफ कंफ्यूजन में देखकर बोली, तुम उसे कैसे रोकोगे? अधीर ने बिना झिझक के कहा, मैंने इस काम की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है तो सब कुछ सोचकर ही ली है। अगर वो केस रीओपन करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास उसके खिलाफ और भी एविडेंस है जो अभी कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं। उसके कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड और इलीगल डीलिंग्स भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। वो अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो उसे खुद 10 कदम पीछे हटना पड़ेगा। प्रिशा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसके पास ये सब एविडेंस भी हैं? इसने कब इकट्ठे किए? उसे नहीं पता था कि अधीर ने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी है। अधीर ने नरम होकर कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, सो जस्ट रिलैक्स। आज से तुम सक्षम से हमेशा के लिए अलग हो चुकी हो। अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओके? उसकी उंगलियों की पकड़ हल्की सी मजबूत हुई, जैसे वो सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने स्पर्श से भी उसे भरोसा दिला रहा हो। अधीर की बातें प्रिशा के मन में काफी हद तक शांत कर देती हैं। उसकी धड़कनें जो अभी तक तेज थी धीरे धीरे सामान्य होने लगती। उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसे ऐसा मुस्कुराता हुआ देख अधीर को भी अच्छा लगता है। शाम को 5 बजे के करीब शक्सम का प्लेन लैंड होता है और वो अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट के बाहर निकलता है। बिजनेस सूट बूट, आंखों पर काले चश्मे लगाए हुए, उसके हाथों में लगेज की ट्रॉली थी। उसके बाहर निकलते ही तुरंत उसका असिस्टेंट जो वहां पर उसका इंतजार कर रहा था बात करता है और उसे ग्रीट करता है, गुड इवनिंग सर। शिक्षम हल्का सा सर हिला देता है और चारों तरफ देखता है, फिर कहता है, वेयर इज प्रिशा? उसे प्रिशा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती और ये चीज उसे बहुत अजीब लगती है। उसने पहले ही फोन करके बताया था कि वो आने वाला है। प्रिशा को उसे रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए था। ये लड़की कुछ ज्यादा ही हाथ से बाहर होती जा रही है। असिस्टेंट ने जब
ये सुना तो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और कहा, जी मैडम तो यहाँ पर नहीं आई, मैं अकेला ही आया हूँ आपको रिसीव करने के लिए। ये सुनकर सक्षम की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है और वो कहता है, प्रिशा नहीं आई? वो आदमी हल्का सा सर हिलाता है। सक्षम के एक्सप्रेशन थोड़े और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और प्रिशा को कॉल करता है। उसे गुस्सा आ रहा था, मगर जब वो कॉल करता है तो तुरंत कुछ रियलाइज़ करता है, फिर एकदम से चौंक जाता है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर लगता ही नहीं, व्हाट द हेल, इस लड़की ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। सक्षम कुछ सेकंड तक एकदम स्पीचलेस और फ्रीज होकर अपनी जगह पर खड़ा रहता है। फिर उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं और मोबाइल फ़ोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। इस लड़की को सबक सिखाने की सख्त ज़रूरत है, बहुत मनमानी करने लगी आजकल। उसके बाद वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। जीनत अपना काम खत्म करके पिज़्ज़ा शॉप से बाहर निकलती है और जैसे ही निकलती है एक छोटा सा बच्चा उसके पास भागकर आता है जिसके हाथ में गुलाब का एक फूल था। जीनत उसे देखती है तो वो बच्चा भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। उसे देखकर जीनत के होठों पर भी स्माइल आ जाती है और वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां डालते हुए बोली, क्या चाहिए बच्चे? उस छोटे से बच्चे ने गुलाब का फूल उसकी तरफ किया और कहा, यह आपके लिए। जीनत थोड़ा अजीब लगा, मगर उस बच्चे की इनोसेंट प्यारी प्यारी आंखों को देखकर वो भी मुस्कुरा दी और फूल को अपने हाथ में लेकर कहा, थैंक यू सो मच, कितने का है ये? ये बोलकर वो तुरंत अपना पर्स खोलने लगी। उसे लगा शायद ये बच्चा फूल बेचने उसके पास आया, लेकिन वो बच्चा तुरंत वहां से भाग गया। जीनत कंफ्यूज होकर बोली, अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको, उसके पैसे तो लेते जाओ। लेकिन वो बच्चा वहां से चला गया। जीनत को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। फिर उसने गुलाब के फूल को एक तरफ देखा। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, मगर फूल काफ़ी सुंदर था। उसने उसकी खुशबू ली, फिर वहां से आगे बढ़ गई। थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। इस बार उसके हाथ में 2 गुलाब के फूल थे। जीनत कंफ्यूजन में उन बच्चों को देखती है और वो बच्चा गुलाब के फूलों को जीनत की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये आपके लिए। जीनत थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो गुलाब के फूल अपने हाथ में लेती है, कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली होती कि वो बच्चा पलटकर भाग जाता है और जीनत को और ज़्यादा अजीब लगता है। उसके हाथ में 3 गुलाब के फूल थे। ये क्या हो रहा है? कहीं से कोई बच्चा आ रहा है और उसे गुलाब का फूल देके जा रहा है, अजीब है। वो थोड़ी और आगे बढ़ती है तो 2-3 बच्चे उसके पास आते हैं। उसके हाथों में गुलाब के फूल थे। जीनत अब खामोशी से खड़ी होकर अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। उन बच्चों से बोली, ये गुलाब भी मेरे लिए हैं? वो बच्चे तुरंत अपना सर हिलाते हैं और जीनत को गुलाब का फूल देते हैं। जीनत वो फूल अपने हाथों में लेती है। उन बच्चों के चले जाने के बाद जीनत अपनी पलकें उठाकर चारों तरफ कुछ देखती है, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। और उस हाथ में काफ़ी सारे फूल लिए हुआ था और उसके सामने काफ़ी सारे बच्चे थे। उन सारे बच्चों को वो फूल देता और पैसे भी। उसने कहा, याद रखना है ना, आंटी को ये फूल देने हैं, फिर भाग जाना है। सारे बच्चे तुरंत अपना सर हिलाते। आरुष खड़ा होकर मुस्कुराकर उन बच्चों को देखता है। तभी वो सारे बच्चे देखते हैं, जाओ अब एक एक करके आंटी को फूल दो। वो सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। आरुष कंफ्यूजन में उनकी तरफ देखता है। उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे नहीं देने, आंटी को देने हैं, जिसे मैंने तुम लोगों को दिखाया था। तभी आरुष के पीछे से दरवाजा खुलता है और आवाज आती है, हाँ उसे ही दे रहे हैं, तुम बीच में खड़े हो। अचानक ये आवाज सुनकर आरुष अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। फिर धीरे से पलटकर देखता है तो पीछे से जीनत खड़ी हुई थी, हाथों को छाती पर क्रॉस किए हुए और आंखों को सुकेड़े हुए। उसे वहां पर देखकर आरुष एकदम से काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, जीनत तुम यहाँ पर? वो लिटरली पकड़ा गया था। जीनत ने उन सारे बच्चों की तरफ देखा और फिर आरुष की तरफ। हाथ में गुलाब के फूल लिए हुए उसने वो सारे फूल उसके सीने पे रख दिए। आरुष ने उन फूलों को पकड़ा और जीनत के हाथ पीछे करते हुए आरुष से कहा, तुम होंगे अंकल, खबरदार अगर मुझे आंटी बोला तो। और क्या नौटंकी है सब कुछ? आरुष ने उन बच्चों की तरफ देखा और उन्हें वहां से जाने का इशारा किया तो सारे बच्चे वहां से चले गए। उसके बाद आरुष जीनत की तरफ देखता है और कहता है, नौटंकी नहीं है, प्यार है मेरा। आरुष की बात सुनकर जीनत अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, मुझे तुम्हारे इस सो कोल्ड प्यार की कोई जरूरत नहीं, मुझे परेशान करना बंद करो। जीनत पलटकर जाने लगी। आरुष ने एकदम से उसकी कमर पकड़कर उसे पीछे खींचा। जीनत के पेट पर हाथ लपेटकर तुरंत ही उसे पीछे से बाहों में जकड़ लिया। जीनत एकदम से हैरान हो जाती है, ये क्या कर रहे हो? वो उसकी ग्रिप से आज़ाद होने की कोशिश करती है, मगर आरुष और भी ज़्यादा कसकर उसे बाहों में पकड़ लेता है और फिर अपने होठों को उसके कान के पास ले जाता है। इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छूटेगा। जब तक तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लोगी, मैं तुम्हें तंग करना बंद नहीं करूंगा। फूलों
को धीरे से आगे बढ़ाकर जीनत के खूबसूरत चेहरे से टच करता है। जीनत खामोशी से खड़ी रहती है। वो प्यार से उसके लेफ्ट साइड वाले गाल पर किस करती है और कहता है, आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, मगर गुस्सा हो या कुछ भी हो, तुम रहोगी हमेशा मेरी। हैप्पी रोज डे माय लव। जीनत अब झटक कर आरुष को पीछे करती है, पलटकर उसकी तरफ देखती है। कुछ सेकंड तक वो बस चुपचाप उसे देखती है और फिर वहां से चली जाती है। आरुष हल्का सा हंस देता है और हाथ में पड़े गुलाब के साथ खेलने लगता है। जीनत पलटकर नहीं देखती, पर उसके गाल लाल हो गए थे और होठों पर बहुत ही छोटी सी स्माइल आ गई थी, जो तुरंत गायब हो गई। धरा एक कमरे में खड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ फूलों के ढेर लगे हुए थे और वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर, अलग अलग तरह के, बहुत ही अमेजिंग फूल थे। इतने सारे फूलों को देखकर उसकी आंखें अम्यूजमेंट से चमक गई। सब कुछ कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी महक आ रही है कमरे से। लेकिन ये सब फूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी एक आदमी वहां पर चलकर आता है। धरा उस आदमी को देखकर बोली, ये कमरे में इतने सारे फूल कहाँ से आए? उस आदमी ने फूलों को देखते हुए कहा, जी आज वो रोज डे है ना, तो अंबर सर के लिए उनके फैंस का प्यार है, हर साल आते हैं। उस आदमी की बात सुनकर धरा और भी अम्यूजमेंट में उन फूलों को देखती है। अंबर के फैन स्पेशली मौके पर उसके लिए ऐसे स्पेशल गिफ्ट्स हमेशा भेजते रहते थे। वो आगे बढ़ती है और उन फूलों को अपने हाथ से टच करती है। कुछ को तो उठाकर उनकी खुशबू को महसूस करती है। सब बहुत खूबसूरत है। थोड़ी ही देर में वो एक रूम में आती है। वो स्पेशली अंबर का प्रैक्टिस रूम था। अंबर अपने गिटार को लिए हुए बैठा हुआ था, उसकी तारों को सेट कर रहा था। धरा वहां पर आई और उसकी नज़र अंबर पर पड़ी। अंबर ने भी धरा की प्रेजेंस को महसूस किया और नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें जैसे आपस में टकराई। दोनों की धड़कनें 2 सेकंड के लिए बहुत तेज हो गई। उस रात के हादसे के बाद जब भी दोनों एक दूसरे के सामने आते थे, ये ऑकवर्ड सी फीलिंग दोनों के बीच में हमेशा आ जाती थी और ये धड़कनें तो हमेशा ही तेज हो जाती थी। अंबर ने कोशिश की कि इस फीलिंग को बीच में से निकाल दे। वो नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करता था, पर धरा को देखते ही वो सब याद आ जाता था। फिर पता नहीं कि उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। धरा ने साइलेंस ब्रेक करते हुए कहा, तुम्हारे फैंस ने तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। मेरे ख्याल से तुम्हें ऑनलाइन वीडियो पोस्ट करके उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। धरा की बात सुनकर अंबर थोड़ा सा कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखता है और कहता है, रियली? अंबर अपने फैंस से बहुत प्यार करता था। उसके लिए गिफ्ट्स आते थे, लेकिन उसने कभी ऐसे वीडियो बनाकर सबको थैंक यू नहीं बोला था। शो वगैरह में बोल देता था, लेकिन स्पेशली वीडियो? धरा ने बैठते हुए कहा, हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाती है। तुम्हारे तो बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर। तुम्हें पता है, मैं हमेशा तुम्हारा कोई भी इंटरव्यू मिस नहीं करती थी। तुमसे रिलेटेड सोशल मीडिया पे सब कुछ कहीं पर भी आए, सब टूट पड़ते हैं। इतना बोलते हुए एकदम से खामोश हो गई और तुरंत उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया। उसे अपनी एक्साइटमेंट पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था। उसने अंबर की तरफ देखा। अंबर सरप्राइजिंगली मुस्कुराकर उसे देख रहा था। धरा का हार्ट जो जोर से धड़क उठा और गाल लाल हो गए थे। उसके ऐसे एक्सप्रेशन अंबर को अम्यूज कर रहे थे। उसने गिटार रखते हुए कहा, ऑल राइट, लाइव स्ट्रीम ऑन करो। मैं लाइव जाकर अपने सारे फैंस को थैंक यू बोलूंगा। धरा तुरंत अपना सर हिलाती और लाइव स्ट्रीम की तैयारी करने लगती है। धरा ने फ़ोन को ट्राइपॉड पर सेट किया, लाइट्स ऑन की, कैमरे का एंगल चेंज किया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, एक्साइटमेंट में या नर्वसनेस से। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि अंबर कुर्सी पर बैठा था, काली टी शर्ट, हल्की फटी जीन्स, गले में चैन और हाथ में उसका फेवरेट गिटार। वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार धरा पर जाकर अटक जा रही थी। धरा ने गहरी सांस ली। लाइव इन 3, 2, 1 स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पॉप अप होने लगता है। एके इज लाइव नाउ। कुछ ही सेकंड में हजारों व्यूवर्स जुड़ गए। कमेंट सेक्शन इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा था कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। एके, हैप्पी रोज डे किंग, OMG ही इज लाइव, मैरिंग मी। एके अंबर हल्का सा हंसा, कैमरे के पास झुकते हुए बोला, हेलो हेलो एवरीवन। उसकी भारी मैग्नेटिक आवाज़ जैसे स्क्रीन के उस पार बैठे हर दिल को छू गई। सबको हैप्पी रोज डे। मुझे आज इतने सारे फूल मिले कि मेरा पूरा कमरा गार्डन बन गया है, तो सोचा कि आज फाइनली एक बार लाइव आकर आप सबको पर्सनली थैंक यू बोल दूं। कमेंट्स और तेजी से आने लगे। धरा साइड में खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सॉफ्ट स्माइल थी।
अंबर की नज़र एक सेकंड के लिए उस पर गई और फिर वापस कैमरे पर। आप लोगों का प्यार सच में बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ। किसी ने कमेंट किया, हु सजेस्ट यू टू गो लाइव? अंबर की नज़र उस कमेंट पर टिक गई। उसने हल्की मुस्कान दबाई, फिर कैमरे से हटकर एक सेकंड के लिए धरा की तरफ देखा। अच्छा सवाल है। उसने गिटार को हल्का सा स्ट्रम किया। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे अपने फैंस के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए और मुझे लगा वो सही कह रही है। धरा का दिल जोर से धड़क उठा। कमेंट सेक्शन फट पड़ा। हु इज शी? गर्लफ्रेंड? राइवल? एके ब्लश कर रहा था। अंबर हंस रहा था। अरे रिलैक्स, अभी सिर्फ म्यूजिक की ही बात करेंगे। उसने गिटार ठीक किया। आज रोज डे है तो गाना उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे रोज डे पर रोज भेजे हैं और उन सभी लोगों के लिए भी जो मेरे लाइफ में हैं और जिनकी वजह से कुछ धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़र फिर धरा पर गई। धरा बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, सांस जैसे अटक गई थी। अंबर ने सॉफ्ट रोमांटिक धुन छेड़ी। उसकी आवाज़ लाइव में गूंज उठी, तेरे नाम की खुशबू से ये कमरा महक जाता है, तू पास खड़ी है तो दिल क्यों बहक जाता है। एक बहुत रोमांटिक सॉन्ग जिसे अंबर अपने फैंस के लिए गाता है, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे इस गाने को वह गहराई से महसूस कर रहा हो, दिल से गा रहा हो। शायद किसी खास के लिए कमेंट्स में दिल और आग की इमोजी की बारिश होने लगी। धरा की आंखें नम सी हो गई। उसे वो रात याद आई, वो हादसा, वो नज़दीकियाँ, फिर ये अजीब सी दूरी। गाना खत्म हुआ। लव यू एके, बेस्ट लाइव लव यू एके, बेस्ट लाइव एवर। हु इज द मूज? अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, म्यूज? कभी बताऊंगा। अभी इस बात को समझ लो कि जब सही इंसान लाइफ में आता है ना, तो इंसान खुद बेहतर बनना चाहता है। धरा की सांस अटक गई। अंबर ने कैमरे की तरफ हाथ हिलाया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे लाइव सेशन और तैयार करूं। स्टे हैप्पी, स्टे इन लव एंड कीप रॉकिंग। बाय। लाइव खत्म। स्क्रीन ब्लैंक। कैमरे में अचानक साइलेंस छा गया। सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंबर ने गिटार साइड में रखा, धीरे धीरे खड़ा हुआ। धरा फोन नीचे रख रही थी, तभी उसे अपनी तरफ आते कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटी, दोनों आमने सामने खड़े थे। अंबर हल्के से मुस्कुराया। कैसा था लाइव? मैनेजर मैडम, धरा ने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, फैंस खुश होंगे और तुम भी। ये सवाल सीधा था, आंखों में देखकर पूछा गया था। धरा की पलकों ने हल्का सा कांपा। मैं वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। अंबर एक कदम और करीब आया। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। धरा की धड़कनें बवाल मचाने लगी। धरा, उस रात के बाद मैं नॉर्मल बनने की कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही उसकी आवाज़ धीमी हो गई। धरा की धड़कनें तेज, मेरी भी। वो बहुत धीरे से बोल गई। दोनों एक पल के लिए चुप, फिर धरा अचानक संभली। एक हल्की सी नर्वस स्माइल देकर बोली, मैं चलती हूँ, बाकी फूल अरेंज करने हैं। वो जल्दी से साइड होकर निकल गई। अंबर वहीं खड़ा रह गया। उसने हल्का सा हंसकर सर झुका लिया। फूल तो हर साल आते हैं, उसने खुद से बुदबुदाया, पर इस बार रोज डे कुछ ज्यादा स्पेशल था। उधर कमरे से बाहर निकलते हुए धरा, उसके गाल हल्के से लाल थे, होठों पर छोटी सी स्माइल जिसे वो खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। शक्षम गाड़ी की बैक सीट पर बैठा होता, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसके हाथों में मोबाइल फोन था जिसमें वो लगातार प्रिशा का नंबर डायल कर रहा था। उसने उसे मैसेज किया, कॉल भी किया, मगर उसका दिमाग खराब हो गया था ये देखकर कि वो उसे ब्लॉक कर चुकी है हर जगह से। प्रिशा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उस लड़की की आखिर हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से उसे उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह से हर जगह से ब्लॉक करने की? उसे कॉल करके कहा था कि मुझे रिसीव करने आ जाना, मगर वो एयरपोर्ट तक नहीं आई, ऊपर से ब्लॉक कर दिया, वो अलग। इस लड़की के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अपने मोबाइल फोन पर सक्षम की पकड़ मजबूत हो गई। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है। रास्ते में उसने देखा कि हर जगह पर कपल्स हाथ में गुलाब के फूल लिए हुए एक दूसरे को दे रहे हैं। आज रोज डे था, तो वो लोग ऐसे ही फूल देकर एक दूसरे को अपना प्यार जता रहे थे। तभी उसकी गाड़ी की खिड़की पर कोई टक टक की आवाज करता है। सक्षम शीशा नीचे करके बाहर देखता है तो एक छोटा सा बच्चा हाथ में गुलाब के ढेर सारे फूल लिए हुए खड़ा था और उसने कहा, भैया फूल ले लो ना, आज आप अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, वो खुश हो जाएंगे। वैसे तो सक्षम नहीं लेना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसने वॉलेट से पैसे निकाले और उस बच्चे को
देकर उसके फूलों का एक बुका अपने हाथ में ले लिया। बच्चे के चले जाने के बाद उसने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और फूलों के बुके को कुछ सेकंड घूरने के बाद उसे बगल वाली सीट पर रख दिया। आखिरी बार उसने फूल अपनी बीवी को यानी कि त्रिशा को दिए थे। उसके चले जाने उसके चले जाने के बाद उसने इन फालतू की चीज़ों को कभी सेलिब्रेट नहीं किया। त्रिशा शादी से पहले वैलेंटाइन डे और इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती थी, तो हमेशा बिलीव करती थी काश उसे कोई मिस्टर परफेक्ट उसकी लाइफ में हो और उसके साथ वो दिन सेलिब्रेट करेगा। और उसका परफेक्ट जीजू होने के नाते सक्षम उसे हमेशा दिलासा देता था कि एक दिन उसकी लाइफ में भी एक अच्छा लड़का आएगा। जब तक त्रिशा जिंदा थी उसका और प्रिशा का रिश्ता काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल दोस्तों की तरह। पता नहीं चीज़ें इस मोड़ पर कैसे पहुंच गई। सक्षम को प्रिशा का चेहरा याद आता है जब वो ट्रिप पर जा रहा था और आखिरी बार मिला था। उसकी आंखों में पहले की तरह चमक बिल्कुल भी नहीं थी। पहले वो हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन अब तो जैसे उसे मुस्कुराते हुए भी अरसा हो गया। सक्षम को याद भी नहीं उसने आखिरी बार उसे मुस्कुराता हुआ कब देखा था। पता नहीं क्यों ये बातें सोचकर सक्षम को अजीब सी बेचैनी होती है। अपने माथे को रगड़ते हुए वो धीमी सी आवाज में बोला, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही, इसलिए वो इतनी नाराज़ है। ऑल राइट, आज के बाद मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करूंगा। उसके बाद वो गुलाब के फूलों की तरफ देखता है, हाथ उठाकर उन्हें हल्का सा टच करता है। ये फूल देकर शायद वो मुस्कुरा दे, खुश हो जाएगी, राइट। जल्द ही सक्षम घर पहुंचता है, हाथों में गुलाब के फूलों का बुके लिए वो तेज कदमों के साथ घर के अंदर आता है। हॉल में कंगना और मिसेज अस्थाना यानी कि सक्षम की मॉम बैठी हुई थी, हाथ में चाय का कप लेकर हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रही थी। जैसे ही सक्षम वहां पर आया, कंगना की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। चाय का कप टेबल पर रखते हुए वह खड़ी हुई और बोली, ओ माय गॉड सक्षम। सक्षम की मॉम ने भी उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। कंगना ने सक्षम की मॉम की तरफ देखते हुए कहा, आंटी आपने बताया क्यों नहीं कि आज सक्षम वापस आने वाला है। सक्षम की मॉम ने कहा, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। कंगना खुशी से उछल पड़ी। वो तुरंत हॉल में गई और बाहें फैलाकर उसने सक्षम को जोर से हक कर लिया। ओह माय गॉड, आई मिस्ड यू सो मच। अगर मुझे पता होता कि तुम आज आने वाले हो तो मैं खुद तुम्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आती। अचानक कंगना के हक करने से सक्षम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, मगर कुछ रिएक्ट ना करते हुए नॉर्मली ही खड़ा रहता है। दोनों हक ब्रेक करते हैं तो कंगना की नज़र उसके हाथ में गुलाब के फूलों के बुके पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसकी आंखें चमक जाती हैं और चेहरे पर ब्राइट स्माइल आ जाती है। ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो? ओ माय गॉड, दे आर सो ब्यूटीफुल। ये बोलकर वो गुलाब के फूल अपने हाथ में ले लेती है और उनकी खुशबू लेती है। उसने सक्षम से कहा, तुम्हें आज भी याद है कि मुझे गुलाब के फूल कितने पसंद हैं? सक्षम एकदम से थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, उसे अचानक ही फूल ले लिए। ये कंगना के लिए नहीं थे, ये प्रिशा के लिए थे, लेकिन अब जब उसने ले ही लिए तो वापस कैसे ले। फिर कुछ सेकंड सक्षम ने सोचा, कोई बात नहीं, प्रिशा के लिए दूसरे फूल ले आऊँगा। और वैसे भी आज तो मेरे बोलने के बाद भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए नहीं आए। इतनी पनिशमेंट तो बनती इतनी पनिशमेंट तो बनती है, लेकिन वो है कहाँ? सक्षम की नज़रें घर में चारों तरफ दौड़ रही थी। सक्षम की मॉम वहाँ पर आकर बोली, सक्षम तुम जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। सक्षम ने अपनी मॉम से कहा, प्रिशा कहाँ है? प्रिशा का नाम सुनते ही सक्षम की मॉम और कंगना के होठों की स्माइल गायब हो गई। सक्षम की मॉम के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं और वो कहती है, मुझे नहीं पता। करवा रही होगी कहीं मुंह काला। ही सुनकर सक्षम की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। क्या मतलब? सक्षम की मॉम ने हाथों को छाती पर क्रॉस किया और कहा, जब से तुम घर से गए हो वो दोबारा घर लौटकर आई ही नहीं। पता नहीं कहाँ किसके साथ मुंह काला करवा रही है। मुझे तो पहले से ही उसका चरित्र खराब लग रहा था, अब तो ये सब कुछ सरेआम करने लगी है। दिस इज रेडिकुलस। सक्षम हैरानी से सोचने लगा, वो घर नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उससे बताया था कि मैं आज आने वाला हूँ, एयरपोर्ट पर लेने नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, पर घर भी नहीं आई। ये लड़की भी ना। सक्षम को सर दर्द महसूस होने लगता है। फिलहाल तो उसे यही लग रहा था कि प्रिशा अपने मॉम डैड के पास है। उसके डैड को हार्ट अटैक आया था तो जरूर वो उनका ख्याल रख रही होगी। सक्षम की मॉम उसकी बाजू को पकड़ते हुए बोली, तुम फ्रेश हो जाओ और फिर कुछ खा पी लो, थक गए होगे। सक्षम बस हल्का सा सर हिला देता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद सक्षम की मॉम कंगना की तरफ देखती है, जो गुलाब के फूलों की खुशबू लेने में बिजी थी। उसने कंगना से कहा, कंगना अब वो लड़की इस घर से जा चुकी है। मैं कोशिश करूंगी कि वो दोबारा इस घर में लौटकर कभी ना आए। अगर तुम सक्षम से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें उसे अपने प्यार में गिराना ही होगा। कंगना वाकई में सक्षम को काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन सक्षम ने अपनी पसंद
से किसी और से शादी कर ली थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब जब यहाँ पर आकर उसे पता चला है कि उसकी करंट वाइफ के साथ उसकी कैसे रिलेशनशिप है और सक्षम की मॉम उसे कैसे अप्रोच करने के बाद उसे यकीन हो गया है कि उसके पास अब एक और मौका है सक्षम की लाइफ में वापस आने का। एक तो वो उसकी पहली पसंद था, ऊपर से करोड़पति बिजनेसमैन, तो उसे कौन अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहेगा। कंगना भी चाहती थी। उसने सक्षम की मॉम से कहा, आंटी आपने तो कहा था कि दोनों के बीच में प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं, फिर ये लोग डाइवोर्स क्यों नहीं लेते। मैं और सक्षम बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से शादी कर सकते हैं। सक्षम की मॉम के चेहरे पर यह सुनकर इरिटेशन भरी कोल्डनेस आ जाती है। मैंने बहुत बार कोशिश की दोनों को डाइवोर्स कराने की। सक्षम ने तो वार्निंग तक दे दी, वो कभी भी प्रिशा को नहीं छोड़ेगा, भले ही वो अपने पास उसे कैदी की तरह रखे, पर डाइवोर्स तो कभी नहीं होने देगा। पर इस चीज़ से सक्षम की मॉम भी परेशान हो चुकी थी। वो उस लड़की को बिल्कुल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सक्षम की मॉम कंगना से बोली, पता नहीं हरामजादी ने क्या काला जादू किया है मेरे बेटे पे, जब से वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। पर इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दोनों के बीच में प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बदले की शादी है। कंगना, अगर तुम सक्षम की लाइफ में हमेशा के लिए आना चाहती हो तो उसका एक ही रास्ता है। कंगना कंफ्यूज होकर बोली, कैसा रास्ता आंटी। सक्षम की मॉम के चेहरे पर एक इवल स्माइल आ जाती। कंगना को करीब करके वो उसके कान में कुछ बोलती हैं। कंगना की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं। सक्षम की मॉम ने कहा, तुम्हें मेरी बहू बनना है या नहीं। कंगना ने कहा, हाँ बनना है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा। सक्षम की मॉम ने आंखें रोल की और कहा, कुछ ज्यादा नहीं होगा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उस चुड़ैल को तो मैं अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक कर रहूंगी। दर्श, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे। पर्ल की आंखों पर पट्टी बांधे हुए दर्श उसे कहीं लेकर जा रहा था। उसने धीरे से कहा, थोड़ा सब्र करो, पता चल जाएगा। पर्ल ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की क्या जरूरत है, मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दर्श हल्का सा हंस देता है और कहता है, बस पहुंच गए। उसके बाद वो हाथ आगे बढ़ाता है और पर्ल की आंखों से पट्टी हटा देता है। पर्ल एक बार जोर से आंखें बंद कर लेती है और फिर धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलती है। जैसे ही वो अपनी पलकें खोलती है उसकी सांस हलक में अटक जाती है। उसके सामने एक खूबसूरत गार्डन था, लेकिन आज वो गार्डन नहीं, जैसे किसी फेयरी टेल मूवी का सेट लग रहा था। चारों तरफ लाल गुलाब और सफेद गुलाबों की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। बीच में गुलाबों से बना एक दिल, उसके अंदर मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे गुलाबों की खुशबू पूरे माहौल में घुल गई थी। ऊपर पेड़ों पर फेयरी लाइट्स लटक रही थी और हर लाइट की चमक जैसे पर्ल की आंखों में उतर रही थी। पर्ल ने धीरे से फुसफुसाया, दर्श ये सब। दर्श ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। आज वो ब्लैक सूट में था, परफेक्टली फिटेड, जैसे किसी रोमांटिक मूवी का हीरो। उसकी आंखों में वही शरारत और प्यार का इमोशन मिक्स था। हैप्पी रोज डे माय लव, उसने धीरे से कहा और पीछे रखा एक खूबसूरत रोज बुके उठाकर उसके सामने रख दिया। पर्ल आज पेस्टल पिंक गाउन में थी, जो उसकी स्किन पर ऐसे चमक रहा था जैसे चांदनी खुद उसे छू के निकली हो। उसके बाल हल्के हवा में उड़ रहे थे और आंखें चमक रही थी जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसने गुलाब लिया और अगले ही पल खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर दर्श के सीने से लग गई। ये सब बहुत खूबसूरत है, थैंक यू वेरी मच। बोलते हुए उसने अपने हाथों को दर्श के अराउंड और भी ज्यादा कस के लपेट लिया और उसकी मस्कुलर सीने में अपने चेहरे को छुपा लिया। उसका ऐसा प्यार और जेस्चर देखकर दर्श के दिल को छू जाता है। प्यार से उसके बालों को उंगलियों से सहलाते हुए उसने कहा, तुम्हें पसंद आया। दर्श की बात सुनकर पर्ल और भी ज्यादा शर्मा गई। उसने अपना चेहरा उठाया और दर्श ने अपना चेहरा नीचे किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पर्ल ने हाँ में सर हिलाकर कहा, बहुत प्यारा, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके बाद दर्श उसे लेकर गार्डन के बीचों बीच में लगी हुई टेबल के पास जाता है। वहां पर दोनों के डिनर का अरेंजमेंट किया हुआ था। दर्श ने प्यार से कुर्सी को पीछे किया और पर्ल को बैठने का इशारा किया। पर्ल भी वहां पर जाकर बैठ गई और दर्श उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। डिनर में वही सारी चीजें अरेंज की गई थी जो पर्ल को खास पसंद थी। दर्श ने उसकी प्लेट लगाते हुए कहा, आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ये सुनते ही पर्ल की आंखें चमक गई। उसने कहा, सच में। दर्श कंफ्यूजिंग लुक देते हुए उसकी तरफ देखता है। इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हो, क्या
वो उसे इनफ खाने के लिए नहीं देता था, जो उसे इतना ही कहा था कि जी भर के खाओ, तो इतनी खुश हो रही थी जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। दर्श ने हल्की सी दर्श ने हल्की सी उसकी नाक खींची और कहा, मैं क्या तुम्हें इनफ खाना नहीं देता? पर्ल ने होठों का पार्ट बनाते हुए कहा, नहीं, तुम बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, मुझे पेट भर के खाने नहीं देते। पर्ल अपने एब्रो को हल्की सी ऊपर उठाती है और कहती है, पिछले महीने से तुम्हारा 1 किलो वजन बढ़ गया और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें खाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद तुम इतना वजन गेन कर रही हो तो बिना रिस्ट्रिक्शन के तो तुम 3 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ोगी। दर्श की बात सुनकर पर्ल अपना मुंह बना लेती है। उसका ऐसा क्यूट सा फेस देखकर दर्श हंस देता है और कहता है, ओके ऑल राइट, चलो अब खाओ। पर्ल खुश हो जाती है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। दर्श बिना पर्ल की तरफ देखे बोला, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पर्ल ने जवाब दिया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार तो मैं यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करूंगी। दर्श हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ऑल राइट, दैट्स गुड। और तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? दर्श की बात सुनकर पर्ल एक सांस में सारी बातें गिनाने ती है। हाँ, मुझे याद है। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने, किसी को ज़्यादा पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना, किसी को पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, सबके साथ कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करने। ऐसे करते करते पर्ल ने वो सारे रूल बताए जो दर्श ने उसके लिए बनाए थे। उसकी बातें सुनने के बाद दर्श कुछ सेकंड तक खामोश रहा, फिर पर्ल की तरफ देखकर बोला, मैंने तुम पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं तो तुम्हें इस चीज़ से सफोकेशन तो नहीं होती ना? दर्श को खुद पता नहीं था कि उसने पर्ल के ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियां लगा रही थी, लेकिन वो क्या करे? पर्ल के मामले में वो खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो उसकी कमजोरी है। पता नहीं पर्ल इस बात को समझती होगी या नहीं, क्योंकि वो बहुत मासूम है और दर्श उसे लेकर कोई चांस नहीं ले सकता। उसकी बात सुनकर पर्ल ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। दर्श अपनी एब्रो हल्के से ऊपर उठाकर बोला, रियली, रिस्ट्रिक्शन किसी को पसंद नहीं होती, लोगों को इन चीज़ों से घुटन होती है। तुम्हें बुरा नहीं लगता? पर्ल ने नाम में सर हिलाया और दर्श से कहती है, ये सब कुछ तुम मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, मुझे पता है। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद उसकी आंखें थोड़ी डिम हो जाती हैं और वो कहती है, मैं दुनिया का सबसे डरावना चेहरा देख चुकी हूँ। लोग कितने अच्छे और कितने बुरे होते हैं, जितना वो खुद को दिखाते हैं। दुनिया बहुत क्रूएल है। पर्ल को एहसास था कि दुनिया और दुनिया के लोग कितने डबल स्टैंडर्ड के हैं। कोई मीठा बोले इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो अच्छा है। एक चेहरे पर जाने लोग कितने चेहरे लगाकर घूमते हैं, और पर्ल तो ऐसी जगह से होकर आई है जिसकी कल्पना करके ही इंसान डर जाता है। माफिया की डार्क दुनिया। दर्श ने उसे बचाया नहीं होता तो, वहां से उसे निकाला नहीं होता तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज वो किस हालत में हो सकती थी। दर्श जब पर्ल की बात सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बहुत नरम हो जाते हैं। पर्ल का हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसने कहा, मेरी पर्ल कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर्ल ये सुनकर मुस्कुरा देती है। दर्श के हाथ को अपने हाथ में लिए हुए वो उसके चेहरे को करीब लेकर आती है, अपने गाल पर रखकर हल्का सा सहलाती है और कहती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पर्ल की इस हरकत से दर्श का दिल बहुत जोर से धड़क उठता है। पर्ल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम फरिश्ता बनकर मेरी लाइफ में नहीं आते तो पता नहीं मैं इस वक्त कैसी जिंदगी जी रही होती। तुम्हारी वजह से मैं उस नरक से निकल पाई और तुमने मुझे एक अच्छी लाइफ दी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। पर्ल की बात सुनकर दर्श उसके गाल को सहलाता और कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, एहसान चुकाना चाहती हो तो जिंदगी भर बस मुझसे प्यार करना, इतना काफी है मेरे लिए। पर्ल मुस्कुराकर पल के नीचे झुका लेती है। उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। दर्श की स्माइल छोटी हो जाती है और थोड़ी सीरियसनेस आंखों में, कहीं ना कहीं हल्का सा छुपा डर। वो पर्ल से कहता है, पर्ल, अगर तुम्हें कभी कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे तुम्हारा दिल टूट जाए तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? पता नहीं क्यों, लेकिन दर्श इस सवाल को अपने अंदर दबाकर नहीं रख पाया। इसके इस अजीब से सवाल से कंफ्यूज होकर पर्ल उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। दर्श एक गहरी सांस लेकर हाथ पीछे करके बोला, नहीं, कुछ नहीं, खाना खाओ। पर्ल कंफ्यूज थी पर ज्यादा नहीं सोचती और दोनों खाना खाने लगते। विध्वंस हाथ में मोबाइल लेकर खड़ा था और दूसरी तरफ किसी से बात कर रहा था। ऑल डन। फिर उसके होठ पर एक क्रूएल मुस्कुराहट आ गई। कॉल कट करके वह वापस आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, वी सीड इट। हमने अभिनव ठाकुर के मोस्टली असेट सीज कर लिए हैं, पर सारे नहीं कर पाए। काल आराम से बैठा हुआ था, दोनों हाथों को सोफे के अगल बगल रखकर
उस पर आंखें बंद किए हुए, उसकी उंगलियों में जलती हुई सिगरेट थी। उसका धुआं उड़ रहा था, चेहरे पर भी मास्क था जो आंखों और होठों को छोड़कर कुछ भी रिलीव नहीं कर रहा था। उसके होठों पर भी एक जल्दी ही एक शैतानी स्माइल आती है और वो कहता, अभिनव ठाकुर के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, हमारे लिए इतना काफी है। व्हाट अबाउट दैट गर्ल? काल ओझल के बारे में पूछ रहा था। विध्वंस ने कहा, पता चला है कि वह अभी तक उसके घर में है। ये सुनकर अचानक काल की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है, आंखें हल्की सी डार्क हो जाती हैं। उसे तो पैसे लेकर गायब हो जाना चाहिए था। विध्वंस ने कुछ सेकंड सोचा और कहा, क्या करे उसके साथ? काल कोल्ड आवाज में बोला, किल हर। विध्वंस की आईब्रो हल्की सी सिकुड़ गई और उसने कहा, हमें उस लड़की से जो चाहिए था हमने हासिल कर लिया, उस पर टाइम बर्बाद क्यों करना? काल का चेहरा फाइनली सीधा हो जाता है। वो डार्क आंखों से विध्वंस की तरफ देखता है। विध्वंस कुछ नहीं बोलता। काल ने कहा, शी इज अ थ्रेट नाउ, ऑडी टॉप नॉच हैकर। वो ठाकुर उसे हमारे खिलाफ यूज कर सकता है। उसका जिंदा रहना आज नहीं तो कल हमारे लिए सरदर्द बन सकता है। जस्ट एलिमिनेट हर। विध्वंस ने ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत अपना सर हिला दिया। गॉट इट। शिवा अपने घर में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसके एक्सप्रेशन अभी तक बहुत ज्यादा डार्क थे और दिमाग हद से ज्यादा खराब होता जा रहा था। साला उसकी भैंस की आंख, एक बार अपन को मिल जाए सुबह सूरज नहीं देखेगा हरामजादा। अपन उसके टुकड़े टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिलाएगी। शिवा का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका था। रघु और उसकी पूरी गैंग बस्ती से गायब थे। वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं वो लोग नहीं जानते थे, मगर एक बात तो पक्की थी कि एक बार अगर वो मिल जाए उसके बाद वो तो भगवान ही उनका मालिक है। शिवा बिस्तर पर बैठी थी। उसका पूरा शरीर अजीब से गुस्से से कांप रहा था। जैसे ही वह उस लम्हे को याद करती है, रघु ने कैसे उसे ड्रग्स दिए थे, वो बेहोश हो गई थी। वो गंदा सा आदमी, उसकी घटिया सी बातें, उसकी बाद अगली सुबह उसका होटल रूम में जागना और बिस्तर में जो कुछ भी था वो सब कुछ देखना। शिवा तुरंत ही अपने सर को कस के पकड़ लेती है, बालों को इतना जोर से पकड़ती है मानो उखाड़ ही देगी। उसने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन ड्रग्स के बाद जब वो बेहोश हो गई उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों उसे ओझल का एहसास हो रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन रात वो बस उसके बारे में सोचती रहती, इसलिए शायद उसे थोड़ा बहुत लग रहा होगा, वरना ओझल को देखे हुए तो उसे बहुत दिन गुजर गए। अगर ओझल बिना बताए ऐसे घर से गायब हुई होती तो अब तक शिवा धरती आसमान एक कर चुकी होती उसे ढूंढने के लिए। लेकिन उसने खुद बोला था कि वो आ जाएगी लौटकर और जरूरी काम से गई है। सिर्फ इसलिए शिवा चुपचाप बैठी है, लेकिन उसने ओझल के इतना इनरिस्पॉन्सिबल होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। पहले तो वो कहीं भी जाती थी उसे इन्फॉर्म करके जाती थी। अब तो कई दिनों से उसका ना फोन, ना मैसेज, ना कुछ भी नहीं आया। और सच में वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, पर फिलहाल उसे मिस करने से ज्यादा उसका खून उबल रहा था रघु के लिए, उसे जान से मारने के लिए। वो जैसे ही वो मोमेंट याद करती है कि दोनों के बीच क्या हुआ, अचानक उसके सीने में अजीब सी बेचैनी होती है। गले में जैसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। घिन आती है और तुरंत ही वो खड़ी होकर बाथरूम की तरफ भागती है। उसे जोर से उल्टी आती है। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो थोड़ी बेजान सी हालत में बाथरूम के बाहर निकलती है। टेबल पर रख कुछ सामान को वो जोर से गुस्से से हाथ मारती है, जो गिरकर टूट जाता है। उसकी तेज सांसों और डार्क एक्सप्रेशन के साथ वो सिर्फ इतना कहती है, रघु मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगी, एक बार तू बस मुझे मिल जा। तेरे को तेरे पैदा होने पर भी अफसोस होगा। रघु और उसके लोग एक घर में बैठे हुए थे। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटे और टेंशन का माहौल था। हवाएं जैसे एकदम से भारी लग रही थी और सबका सांस लेना मुश्किल हो गया था। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे, कोई चांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शिवा का वो भयंकर रूप देखकर अभी तक उनके हाथ कांप रहे थे। रघु के एक्सप्रेशन डरावने नहीं बल्कि डार्क थे, बहुत ज्यादा डार्क। उसके सामने शराब की बोतल रखी थी और हाथ में भरा हुआ गिलास। सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था और कुछ सोच सोच कर रघु का दिमाग हद से ज्यादा खराब हो रहा था। रघु एक आदमी से अपनी तरफ देखते हुए कहता है, दादा मैं क्या बोलता हूँ, अपन लोगों को ना कुछ दिन के लिए शहर छोड़कर निकलना है। दूसरे ने तुरंत बीच में कूदते हुए कहा, अरे नहीं, शहर नहीं तो बोले तो देश छोड़कर निकल जाते हैं। रघु ने इरिटेट होकर कहा, देश क्यों, दुनिया ही छोड़कर चल देते हैं, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? यह बोलकर वो सिगरेट का जोरदार कश लेता है और वो एक लौंडिया है, उससे डरेगा अपन लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? रघु की बात सुनकर सब लोग डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ देखते हैं तो एक आदमी बोला,
दादा क्या बोल रहे हैं आप? आपने देखा नहीं शिवा का अवतार? अरे वो खल्लास कर डालेगी अपन लोगों को। उसका वो भयंकर अवतार देखकर अपन की तो पैंटीच गीली हो गई। दूसरे ने उसकी तरफ देखकर कहा, तेरी तो गीली हुई, अपन की तो पीली भी हो गई। ना बाबा ना, अपन तो इस जिंदगी में कभी शिवा के सामने नहीं जाएगा। हाँ सही कहा, अपन भी कभी नहीं जाएगा। अरे आज तो अपन शिवा को खाली एक लड़की समझता था, आज से देखकर उसे पता चला कि वो डरावने सपने की तरह है। बचपन से लेकर आज तक हमने उसको देखा है, लेकिन इतना भयंकर रूप उसका पहले कभी नहीं देखा। अब उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले तो आसमान से काला भैंसा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनको साक्षात यमराज के दर्शन हो गए। शिवा का वो भयंकर अवतार देखकर अभी तक वो लोग डरे हुए थे, मगर रघु, उसका तो दिमाग अलग ही लेवल पर खराब था। पूरा ग्लास एक घूंट में गटकने के बाद उसने तेज आवाज के साथ टेबल पर रखा और कहा, अपुन को साला समझ में नहीं आया कि अपुन ने जब उसको हाथ नहीं लगाया तो किसने लगाया? अपुन की शिवा को। रघु तो इस ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शिवा के साथ कोई और लड़का अपनी रात रंगीन कर गया, जबकि प्लानिंग सारी उसने की थी, मगर फायदा कोई और उठाकर चला गया। आखिर शिवा को उसके अलावा कोई छू भी कैसे सकता है? वो सिर्फ उसकी है। जलन और गुस्से में रघु की आंखें लाल हो गई। तभी उसके एक आदमी ने कहा, दादा, हाथ चाहे जो भी मार कर गया हो, लात वो हमें ही मारेगी। रघु ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, मुंह बंद कर, वरना यहीं से तेरी जुबान काट डालेगा अपुन। अरे अपुन ने जब कुछ किया ही नहीं है तो अपुन क्यों मार खाएगा? वो साली सिवा तो सठिया गई है, मेरे को उसके मुंह पर जाकर सारा सच बताना पड़ेगा। ये बोलकर रघु सोफे से खड़ा होकर वहां से जाने लगता है कि तभी एकदम से शॉक होकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है और भागकर सब लोग एक साथ रघु को पकड़ लेते हैं। नहीं दादा, दादा नहीं नहीं, क्या कर रहे ले हो? अचानक उन लोगों की ऐसी हरकत से रघु ने झपटाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे ले हो? छोड़ो दादा, आप ऐसे मुंह उठाकर नहीं जा सकते। शिवा पागल हो गई है, आपको देखते ही खोपड़ी खोल डालेगी आपकी। रघु ने गुस्से से कहा, तो अपुन डरता है क्या उससे? और उसकी बंदूक खाली उसी को चलानी आती है। अगर वो अपुन की खोपड़ी खोलेगी तो अपुन भी उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। हट जाने दे अपुन को। सब लोग रघु को बुरी तरीके से पकड़ते हैं। कोई हाथ से चिपक जाता है, कोई पैरों से चिपट जाता है। नहीं दादा, आप नहीं जा सकते। अरे वो आपके साथ। सबको अपनी जान की बहुत ज़्यादा चिंता थी और शिवा से बहुत ज़्यादा डर भी। जिस तरह से वो बिना पलके झपकाए गोलियों पर गोलियां चला रही थी, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो रहम करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आदमी ने कहा, दादा शांत हो जाओ। मैं क्या बोलती है? शिवा के गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करते हैं, अपन लोग उसके बाद सब बात करेंगे उससे। दूसरे आदमी ने रघु के पैरों को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, तुम लोगों को लगता है कि वो मानेगी? हम पहले ही उसको बता चुके हैं कि वो अरे हम पहले ही उसको बता चुके हैं कि ओझल लेके गई है उसको। माना क्या उसने? रघु ने सबको लात मार मार के अपने आप से दूर किया और कहा, तो तुम लोग क्या चाहते हो? अपन गिदड़ की तरह कहीं छुपकर बैठा रहे? अपन शेर है, शेर, वो दुर्गा है। दादा समझते क्यों नहीं? बोले तो आपके ऊपर खड़ी होकर तांडव करेगी। एक आदमी लगभग रोने की हालत में चिल्लाया। सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रघु जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखें अभी भी गुस्से में डार्क थी, सांसें थोड़ी तेज थी, फिर भी उसने उन लोगों की बात मान ली। इस वक्त शिवा वाकई में बहुत गुस्से में है। एक बार उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर वो उसको बताएगा कि उसने कुछ भी नहीं किया। पर उससे पहले वो उस आदमी को ढूंढेगा जिसने उसके शिवा को टच किया। साला पाताल से भी निकाल कर खत्म कर देगा उस आदमी को जिसकी वजह से शिवा उन लोगों को धो रही है। रघु फाइनली उनकी बात मानकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। यह देखकर सब लोग को ऐसी राहत की सांस आती है मानो उन्हें जिंदगी मिल गई। धरा बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और वो अंबर का आज बहुत सुबह वाला लाइव सेशन देख रही थी। अंबर अपने हाथ में गिटार लेकर गाना गा रहा था। वो बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। अंबर की नजरें एक दो बार पीछे उसकी तरफ भी गई और जिस तरह से वो होठों पर स्माइल के साथ गा रहा था, उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। अरे गाना खत्म होने के बाद अंबर ने जो उसके करीब आया, वो मोमेंट याद करते ही उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसके और अंबर के बीच में जो भी कुछ हुआ था, पहले वो काफी सदमे में थी, मगर अब धीरे धीरे वक्त गुजरने के बाद उसे वो लम्हे जो कि बहुत कम याद थे, बिल्कुल ठीक से याद भी नहीं थे, फिर भी
थोड़े बहुत याद थे। उन्हें याद करके उसकी धड़कनें बार-बार तेज़ हो रही थी। अब वो जब भी अंबर को देखती, उसके गाल ना चाहते हुए अपने आप लाल हो जाते। तभी स्क्रीन पर अंबर का नाम फ्लैश होने लगता है। एकदम से अंबर की कॉल देखकर धरा की हार्ट बीट स्किप हो जाता है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है, पेट में तितलियाँ उड़ने लगती हैं, शरीर के रोंगटे खड़े जाते हैं और उंगलियों में हल्की सी थरथराहट। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विथ हर? अंबर का फ़ोन ही तो आ रहा है। इतना क्यों नर्वस हो गई एकदम? होठ को दाँतों के नीचे दबाते हुए कुछ सेकंड का पॉज़ लिया और फिर उसने फाइनली कॉल को रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से उसे एक डीप सेक्सी आवाज़ सुनाई दी। सॉरी, डिस्टर्ब किया क्या? ज़हरा ने कहा, नहीं, मैं बस ऐसे ही लेटी हुई थी। बोलो, कुछ इम्पोर्टेंट काम है? अंबर ने कहा, क्यों, सिर्फ इम्पोर्टेंट काम हो तभी मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। ज़हरा ने पलकें थोड़ी झुका ली। अपनी उंगलियों से वह चद्दर को मसलने लगती है और कहती है, नहीं, तुम बिना वजह मुझे कॉल कर सकते हो। दूसरी तरफ अंबर बिस्तर पर बैठता है और ज़हरा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर वो ज़हरा से बोलता है, ज़हरा, क्या अब भी तुम्हें मेरे आसपास होना अनकंफर्टेबल लगता है? अंबर ने महसूस किया था कि उस रात के बाद धरा अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी उसके आसपास। कहीं वो उसे लेकर कोई गलत ख्याल ना पाल ले। अंबर की बात सुनकर धरा ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अंबर ने कहा, तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुमने मुझे माफ कर दिया? जरा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने कहा, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं, मेरी भी गलती थी। हम दोनों ड्रंक थे, तो इसका इल्जाम सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकती। उसके बोलने के बाद कुछ सेकंड तक अंबर खामोश रहा और फिर उसने कहा, हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ, क्या वो तुम्हारी नज़र में एक गलती थी? अंबर की बात सुनकर धरा का दिल जोर से धड़क उठता है, उसकी पलकें थरथरा जाती है। इस पॉइंट पर उसे समझ में नहीं आया कि वो अंबर की बात का जवाब दे। अंबर को छोड़ो, पहले एक बार वो खुद को जवाब दे। क्या उसे वाकई में लगता है कि उसके और अंबर के बीच में जो भी कुछ हुआ वो एक गलती थी? वो तो अंबर से प्यार करती थी ना, बहुत ज़्यादा प्यार। फिर उन दोनों की नज़दीकियाँ गलती कैसे हो सकती हैं? अंबर धरा की खामोशी को समझते हुए बोला, धरा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो कोई गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था? धरा अपना सलाइवा गटक लेती हकलाते हुए बोली, वो मैं आई मीन, मेरा मतलब कि हम दोनों होश में नहीं थे और इस बीच जो भी हुआ। अंबर ने कहा, और अगर होश में होते? ये सुनकर धरा की आंखें बड़ी हो गई, बदन कांप उठा और चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया। उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। उसका दिल पागलों की तरह सीने में जोर-जोर से धड़क रहा था। होश में होते तो? क्या मतलब उसका? अगर होश में होते तो क्या वो सब तब भी होता? दूसरी तरफ से जब अचानक धरा ने कॉल कट कर दिया तो अंबर ने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर ना चाहते हुए उसके होठों के कोने उठ गए। सिली गर्ल, जज्बातों को छुपाने की कितनी नाकाम कोशिश करती है। एक गहरी सांस लेकर अंबर बिस्तर पर गिर गया और खामोशी से पड़ा रहा। धरा को बेशक उस रात के बारे में कुछ याद नहीं, पर अंबर को काफी कुछ याद है, जैसे कि धरा का वो प्यारा सा चेहरा जो शराब पीने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था, उसकी प्यारी प्यारी बातें, उसे छेड़ना, उसे किस करना, उसे उकसाना, उसकी बाहों में पड़े रहना और कमरे में आने के बाद उन दोनों के बीच में जो सब कुछ हुआ, ये सब याद करते ही अंबर का दिल भी जोर से धड़क उठता है। तकिया चेहरे के नीचे रखकर वो पेट के बल लेट जाता है और फिर सोचता है, अचानक धरा के बारे में सोचकर इतना अजीब सा क्यों महसूस कर रहा है वो? इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? अंबर खुद अपने जज़्बातों से अनजान था, मगर एक बात तो पक्की थी, धरा को लेकर उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो अजीब था पर बुरा नहीं, और प्रिया को लेकर भी इस तरह का जज़्बा उसे पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था, जबकि वो प्रिया के साथ कई सालों से रिलेशनशिप में था। तो जबकि वो प्रिया के साथ कई सालों से रिलेशनशिप में था, तो फिर धरा को लेकर ये नई सी फीलिंग कैसी? उसके बदन की सॉफ्टनेस का एहसास, अब तक उसकी उंगलियों को, उसकी खुशबू अब तक उसके अंदर समाई हुई है, उसकी सॉफ्ट मॉर्निंग अब तक उसके कानों में गूंज रही है। अंबर एकदम से खड़ा होता है और अपने आप में ही हल्का सा हंस देता है। उस हंसी में कंफ्यूजन, डिसबिलीफ, रियलिटी चेक, काफी कुछ था। अपने अपने आप से कहा, अंबर खन्ना, यू आर इन लव, कॉन्ग्रेचुलेशन।
दूसरी तरफ धरा फ़ोन कट करने के बाद बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गई। उसका सारा खून ठंडा पड़ गया था। अंबर के इस सवाल का आखिर क्या मतलब था? अगर दोनों होश में होते, तो क्या दोनों के बीच ऐसा कुछ होता जितना वो अंबर को चाहती थी? क्या उसे रोकती अपने करीब आने से? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने निचले होठों को कस के दाँतों के नीचे दबा लेती, तभी ज़ीनत कमरे के अंदर आती है। अचानक उसकी नज़र धरा के ऊपर पड़ती है। वो अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर ये बैठे-बैठे मुस्कुरा क्यों रही है और इसका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? तभी ज़ीनत कुछ सोचती है और फिर धीरे से चल के उसके पास आती है और हल्का-सा सर झुकाकर धरा के कान के पास लाती है। अंबर के बारे में सोच रही हो? धरा अपनी जगह से बिल्कुल मूव नहीं करती और बस ख़्यालों में ही मुस्कुरा कर बोली, हाँ। ज़ीनत अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा कंट्रोल करती है और कहती है, क्या सोच रही हो? धरा ने कहा, अगर हम नशे में नहीं होते तो मैं उसे नहीं रोकती। अचानक धरा की बात सुनते ही ज़ीनत की स्माइल एकदम से गायब हो गई और आईब्रोज़ आपस में सिकुड़ जाती हैं। क्या मतलब? अचानक धरा एकदम से होश में आती है, उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत पलटकर देखती है ज़ीनत। वो एकदम से बिस्तर से खड़ी हो जाती है और चेहरे पर नर्वसनेस दिखाई देती है, लेकिन ज़ीनत के एक्सप्रेशन थोड़े कन्फ्यूज़न भरे पर थोड़े ठंडे थे। क्या कहा तुमने अभी-अभी? उसने धरा से पूछा। धरा ऑकवर्ड होकर नज़रें चुराने लगी और बोली, मैं कुछ नहीं, मैंने क्या कहा पता नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी। तुम आ गई? मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आई। मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर देती हूँ, ओके? और वो जाने लगती है कि ज़ीनत एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। धरा के कदम रुक जाते हैं, दिल जोर से धड़क उठता है। वो अपना सलाइवा गटक लेती है। ज़ीनत कड़क नज़रों से उसे देखते हुए बोली, धरा तुमने अभी-अभी क्या कहा? अगर तुम दोनों नशे में नहीं होते, तो तुम उसे नहीं रोकती का क्या मतलब है? एक्सप्लेन करो। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।